हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर वरुला और मेरा नंबर है 9899123008। तो हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट और उसमें स्पेशलाइज सिस्टम पढ़ रहे थे। स्पेशलाइज सिस्टम में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा, एक्सपर्ट सिस्टम्स पढ़े, डीएसएस यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स पढ़े, डेटा वेयरहाउसिंग और डेटा माइनिंग के बारे में पढ़ा, पॉइंट ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी एटीएम के बारे में पढ़ा। और हमने जाना एटीएम एक टाइप की स्पेशलाइज्ड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है। अब हम पढ़ेंगे ईडीआई, ई कॉमर्स और ईआरपी सिस्टम्स के बारे में। बेसिकली ईडीआई और ई कॉमर्स के बारे में। ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जैसा कि नाम है, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज हो रहा है। यानी कि ई कॉमर्स में भी डेटा इंटरचेंज होता है एक तरह से, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मान लिया सपोज आप एक अपने बैंक के पास जाते हैं, एटीएम से पैसा निकालते हैं और मान लिया थोड़ी देर के लिए आप जो कार्ड लेकर गए वो एसबीआई का कार्ड है, यानी आपका बैंक एसबीआई का है, और आप एचडीएफसी के बैंक से पैसा निकालते हैं, एचडीएफसी के एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो ट्रांजैक्शन दो बैंकों के बीच में हो जाता है। यानी पैसा तो आपको देना था एसबीआई ने, लेकिन आपने निकाला एचडीएफसी से, तो एचडीएफसी आपको पैसा दे देता है, एटीएम दे देता है, लेकिन अब वो पैसा लेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अगर आप एसबीआई के एटीएम में जाते तो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन होता। यानी आप जाते, आप एसबीआई का कार्ड लेकर एसबीआई के एटीएम में जाते, वो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन होता नॉर्मली। उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होते हैं उसमें दो डेटा की ज़रूरत होती है, दो सिस्टम्स की ज़रूरत होती है, दो सिस्टम्स जहाँ पर डेटा इंटरचेंज हो, आपस में जब डेटा इंटरचेंज करें। यानी एचडीएफसी एसबीआई से बोलता है कि भाई कस्टमर तो तुम्हारा है लेकिन पैसा मैं दे रहा हूँ और बाद में तुम इतने पैसा मुझे दे देना। एसबीआई बोलता है ओके। कुछ समय बाद यह ऑटोमेटिक सेटलमेंट होता है आजकल की डेट में, लेकिन फॉर हाइपोथेटिकल पर्पसेस ये मान के चलें कि हम ये कहेंगे कि कुछ समय बाद आप सेटल कर लेना, या शाम को सेटल कर लेना, या जब भी है सेटल कर लेना। तो एचडीएफसी और एसबीआई बैंक के बीच में के सर्वर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है और डेटा इंटरचेंज होता है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है ईडीआई सिस्टम से। ईडीआई सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक, फिर से हम समझ लेते हैं, ईडीआई सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, यानी इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को इंटरचेंज करना। इंटरचेंज कब करते हैं? जब दो सिस्टम होंगे, दोनों के पास डेटा होगा, दोनों सिस्टम के डेटा का चेंज होंगे तो इंटरचेंज होगा। तो ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में एक तो सबसे पहली बात यह है कि दो डेटा इंटरचेंज होंगे, अदरवाइज वो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में दूसरा चीज़ क्या है कि वहाँ पर क्या होगा कि दो बिजनेसेस के बीच में डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान होगा। तो क्या होता क्या है कि अगर मान लिया सपोज एक मारुति कंपनी है या कोई भी ऑटोमोटिव कंपनी है, उसके पास कई वेंडर्स होते हैं, और जैसे ही वो स्टॉक कम होता है वो एक परचेज ऑर्डर रिलीज़ कर देते हैं, और जैसे ही वो अपने सिस्टम से परचेज ऑर्डर रिलीज कर लेते हैं, दूसरे के वहाँ सेल्स ऑर्डर रिलीज़ हो जाता है। यानी कि वो परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। परचेज इनवॉइस सेल्स, आप परचेज इनवॉइस बनाते हैं और उसको भेजते हैं, और वहाँ पर एक सेल्स इनवॉइस जनरेट हो जाता है आपके के लिए। तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ये ईडीआई करता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज करता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज करीब 30 साल 40 साल पुराना सिस्टम है, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से एराइज होना चालू हुआ। मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स वर्ल्ड वॉर या लड़ाई या आर्मी इससे आते हैं, क्योंकि वहाँ कटिंग एज टेक्नोलॉजी चल रही होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, और ये किसके बीच में होता है? बिजनेस पार्टनर के बीच में और डिसिमिलर कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच में। यानी कि दो कंप्यूटर सिस्टम होंगे, प्रोप्राइटरी कंप्यूटर सिस्टम होंगे। प्रोप्राइटरी कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोप्राइटरी कंप्यूटर सिस्टम्स जनरलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम नहीं होते, लेकिन जब वो कम्युनिकेट करेंगे तो एक ईडीआई स्टैंडर्ड्स, ईडीआई फ्रेमवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, और कम्युनिकेट करके
वो अपनी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेज देंगे। तो होता क्या है कि पहले क्या होता था कंपनी में आपकी, जैसे मारुति वगैरह की कंपनी होती थी तो उसमें पता चलता था कि भाई कोई पर्टिकुलर आइटम की कमी हो गई है, फिर उसका ऑर्डर जाता था, दूसरे वेंडर उस कंफर्म करते थे कि उनके पास वो माल है, फिर उसके बाद यहाँ से परचेज़ ऑर्डर रिलीज़ होता था और वहाँ से सेल्स इनवॉइस रिलीज़ होती थी और उसके बाद माल आता था और उसके बाद चेक जाता था। ये सारे ट्रांजैक्शंस ख़त्म हो गए। अब क्या होता है कि कंप्यूटराइज्ड वे में आप बटन दबाते हैं ऑटोमेटिकली, कई बार तो ऑटोमेटिकली होता है कि अगर मान लीजिए सपोज एक लेवल से नीचे, रीऑर्डर लेवल से नीचे इन्वेंट्री चलेगी तो ऑटोमेटिकली जो परचेज डिपार्टमेंट होगा उसके सामने उसको पता चल जाएगा और वो उसके सामने कई बार क्या होता है कि रीऑर्डर क्वांटिटी अपने आप आ जाएगी, इनवॉइस बन जाएगी। जैसे ही वो अप्रूव करेगा, एक बटन दबाएगा, ऑर्डर चले जाएगा। अगर मान लिया उसे कोट्स मंगाने तो वो कोट्स मंगाने के लिए चले जाएगा, कोट्स आ जाएगा, लोगों को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल चल जाएगा, फिर वो कोट्स भेज देंगे, कोट्स भेजने के बाद अप्रूव होगा, अप्रूव सब ये सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली चलता है। उसके बाद फिर परचेज़ होगी और परचेज़ होने के बाद माल वहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस में आधा घंटा भी नहीं लगता है, कई बार 1 घंटा भी नहीं लगता है, कई बार उससे भी कम टाइम लगता है। मतलब मैनुअल इंटरवेंशन हटा दिया गया है। ईडीआई ने बैकएंड मैनुअल इंटरवेंशन हटाने में बहुत हेल्प की है, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग कॉस्ट है। चेन में जितने ह्यूमन बीइंग होंगे उतना पैसा देना पड़ेगा। अल्टीमेटली हर चीज़ की कॉस्ट ह्यूमन बीइंग की कॉस्ट है, क्योंकि पैसा ह्यूमन बीइंग लेता है। तो जितने भी ह्यूमन बीइंग आप चेन से हटा देते हो उतनी चीज़ एफिशिएंट हो जाती है, लेसर कॉस्टली हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यही करता है, वो एफिशिएंसी लेकर आता है, वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, वो इंस्टेंट कम्युनिकेशन करता है, वो मतलब ओपन कम्युनिकेशन करता है। तो ईडीआई क्या करता है, ईडीआई का सबसे ज़्यादा सबसे मैसिव यूज़ है वो बिजनेस डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज है। ईडीआई बिजनेस डॉक्यूमेंट ट्रांसमिट करता है, उसे एक्सचेंज करता है, जैसे परचेज ऑर्डर हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हैं, इनवॉइसेस हैं, शिपिंग नोटिसेज हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट में वो दूसरे कंप्यूटर को भेजता है। तो अगर फिर से समराइज़ करें, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बेसिकली क्या है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज है। किसका? बिजनेस डॉक्यूमेंट का। कैसे फॉर्मेट में? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। और किसके बीच में? बिजनेस पार्टनर्स के बीच में, यानी B2B। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस में ज़्यादा होता है। बिजनेस टू बिजनेस में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि दो कंप्यूटर्स होते हैं, दोनों कंप्यूटर्स में डेटा चेंज होता है। अगर मान लीजिए सपोज आप एक जगह फ्लिपकार्ट में गए और फ्लिपकार्ट में आपने ऑर्डर दे दिया किसी पर्टिकुलर आइटम का और वो ऑर्डर कंप्लीट हुआ, आपके घर में आ गया, तो ईडीआई नहीं हुआ, ई कॉमर्स हुआ। ई कॉमर्स इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसे कम्युनिकेट किया कि भाई मुझे ये आइटम चाहिए। उसके डेटाबेस में तो चेंज आ गया, उसके इन्वेंट्री का चेंज, पैसे कि ये इस बंदे को हमें आइटम देना है, ये सारी चीज़ें उसमें चेंज हो गई उसके डेटा में। लेकिन हमारा डेटाबेस कोई है ही नहीं, हमारे डेटाबेस में कोई चेंज नहीं हुआ, हमारा डेटाबेस है ही नहीं, हमने तो सीधे ऑर्डर दिया, अकाउंट से हो सकता है पैसा निकल कर चला गया। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में डेटा का इंटरचेंज होना बहुत ज़रूरी है। और डेटा का इंटरचेंज कब होगा? जब 2 सिस्टम्स होंगे, 2 या उससे ज़्यादा सिस्टम्स होंगे। तो मिनिमम 2 सिस्टम्स का होना ज़रूरी है। वो जब उन दोनों के सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम या डेटा सिस्टम या डेटाबेस अगर उसमें चेंज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है। और या फिर हम उसको दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मान लिया सपोज एक तो डेटा इंटरचेंज हो रहा है और दूसरा ये डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में 2 बिजनेस पार्टनर्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहलाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस के ट्रांजैक्शन को ट्रांसमिट करने का डिसिमिलर कंप्यूटर सिस्टम्स में। और बेसिकली ईडीआई क्या करता है? ईडीआई जो है बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन को
ट्रांसमिट करने में, एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो ईडीआई के क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला एडवांटेजेस है कि पेपर वर्क में रिडक्शन, यानी कि पेपर वर्क में जितना रिडक्शन हो जाए उतना बेटर है। तो ईडीआई जो है पेपर वर्क को बिल्कुल रिड्यूस कर देता है। अगर पेपर वर्क को जितना रिड्यूस होगा उतनी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बैकएंड एफिशिएंसी पेपर वर्क से डिग्रेड होती है। पेपर वर्क जितना रिड्यूस हो जाए उतना बेटर होता है। इंफॉर्मेशन का फ्लो इम्प्रूव हो जाता है। उसके बाद एरर्स कम हो जाते हैं, कम्युनिकेशन में स्पीड बढ़ जाती है, बिजनेस प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट्स आ जाते हैं। तो ये आपका ईडीआई करता है। लेकिन ये ईडीआई फंक्शन कैसे करता है? ईडीआई में 3 एलिमेंट होते हैं और 3 फंक्शंस होते हैं। हमारी स्टडी बताती है कि ईडीआई जो है 3 फंक्शंस होते हैं और 3 एलिमेंट होते हैं। अब 3 एलिमेंट्स के बारे में ये कहती है कि उसमें एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक ईडीआई का सॉफ्टवेयर होता है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है, स्टार्टिंग पॉइंट और ईडीआई के एंडिंग पॉइंट को मार्क करता है, और फिर ये डिसाइड करता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से डेटा कैसे मूव करेगा एंडिंग पॉइंट में, और एक्नॉलेजमेंट्स के बारे में डिसाइड करता है। एक्नॉलेजमेंट्स मतलब एक्नॉलेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज आपका मैसेज आपने भेजा, आपने मोबाइल में किसी को मैसेज भेजा, तो एक मैसेज रिसिप्ट वापस आ जाती है आपके पास कि भाई योर मैसेज हैज़ बीन डिलीवर्ड। तो वो उसी तरीके से एक्नॉलेजमेंट होता है। अगर मान लीजिए सपोज कम्युनिकेशन पूरी तरीके से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो रिकनसाइल हुआ कि नहीं हुआ, उसके एक्नॉलेजमेंट्स, ये सारा काम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का होता है। दूसरा होता है ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर ट्रांसलेशन करता है। अब ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर कैसे ट्रांसलेट करेगा? असल में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोप्राइटरी फॉर्मेट और एक होता है ईडीआई फॉर्मेट। प्रोप्राइटरी फॉर्मेट जो होता है 2 अलग सिस्टम्स जो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, उनके पास 2 कंप्यूटर हैं, दोनों कंप्यूटर में जो फॉर्मेट है वो प्रोप्राइटरी फॉर्मेट है, यानी उनकी कंपनी का फॉर्मेट है। आप लेटर हेड बनाते हैं, अपने फॉर्मेट से बना देते हैं। दूसरी कंपनी दूसरे तरीके से बनाती है। एक कंपनी बड़ा अच्छा पेजेस में बनाती है, वो कहती है बड़े अच्छे पेज में बनना है और बड़े अच्छे स्टाइलिश ढंग से लिखना है। दूसरी कंपनी कहती है कि इसका जितना चीपेस्ट पेपर हो, बस पेपर हो, किसी तरीके से हो, जितने चीपेस्ट वे में बन जाए उतना बेटर है। तो वो चीप से चीप पेपर लेती है, और एक कंपनी अपने इनवॉइसेस में बेटर क्वालिटी ऑफ पेपर लेती है। तो ये प्रोप्राइटरी फॉर्मेट्स हैं। अब ये 2 प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में के बीच में एक ईडीआई फॉर्मेट बनाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है। प्रोप्राइटरी से ईडीआई में कन्वर्ट होता है, ईडीआई से फिर प्रोप्राइटरी में कन्वर्ट होता है। यानी कि जो सेंडर है, सेंडर के प्रोप्राइटरी फॉर्मेट से रिसीवर के प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और बीच में क्या है, ईडीआई फॉर्मेट होता है। जब कम्युनिकेशन जा रहा होता है ईडीआई फॉर्मेट से होता है। तो ये सारी चीज़ ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर करती है। ये ट्रांसलेशन जो है ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर करता है। तो जैसे मान लीजिए सपोज मैं मारुति हूँ, मैंने एक परचेज ऑर्डर रिलीज़ किया, तो उधर से सेल्स ऑर्डर रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ परचेज है, वहाँ सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। डेट सेम रहेगी, एड्रेस है तो जहाँ पर परचेज़र का एड्रेस आएगा वहाँ, और दूसरी जगह हमारा एड्रेस आएगा, दूसरे जगह जाके सिस्टम में चेंज हो जाएगा। वहाँ पर उसका एड्रेस होगा और सेलर में हमारा एड्रेस हो जाएगा। तो ये सारे चेंजेस कौन डिटरमाइन करता है? ये मैपिंग कौन करता है? मैपिंग करनी पड़ती है बेसिकली। ये मैपिंग किस उससे होती है? मालूम पड़ा, टाइम में चेंजेस नहीं होते हैं, टाइम तो सेम रहता है, एड्रेस में चेंजेस हो जाते हैं, क्वांटिटी में चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन ऊपर से परचेज ऑर्डर है तो सेल्स ऑर्डर बन जाता है, परचेज इनवॉइस है तो सेल्स इनवॉइस बन जाता है। तो ये चेंजेस जो होते हैं, जो ट्रांजिशन होता है, वो एक स्टैंडर्डाइज ट्रांजिशन होना है, और उसके लिए ईडीआई फॉर्मेट्स का यूज़ किया जाता है। तो यानी कि प्रोप्राइटरी फॉर्मेट से ईडीआई फॉर्मेट में चेंज होता है, और ईडीआई फॉर्मेट से फिर प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में चेंज करता है। ये जो करता है वो ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर का काम है। उसके बाद ये ईडीआई स्टैंडर्ड्स होते हैं। ईडीआई स्टैंडर्ड्स यही स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि भाई किस तरह से डॉक्यूमेंट ट्रांसमिट होगा।
बिजनेस डॉक्यूमेंट, इनवॉइसेस, परचेज ऑर्डर, ये कैसे ट्रांसमिट होंगे? अगर परचेज ऑर्डर ट्रांसमिट होगा तो क्या क्या स्टैंडर्ड्स का यूज़ किया जाएगा, क्या फॉर्मेट्स का यूज़ किया जाएगा, और अगर सेल्स ऑर्डर ट्रांसमिट होंगे तो क्या क्या चीज़ें ट्रांसमिट होंगी। तो ये EDI स्टैंडर्ड्स इन स्टैंडर्ड्स को एक स्टैंडर्ड्स क्रिएट करते हैं और इसी स्टैंडर्ड्स के अनुसार EDI फॉर्मेट बनते हैं, यानी स्टैंडर्ड्स के अनुसार फॉर्मेट बनते हैं EDI फॉर्मेट, और प्रोप्राइटरी फॉर्मेट से EDI फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है और EDI फॉर्मेट से फिर प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। तो यानी हम कह सकते हैं EDI सिस्टम्स के 3 एलिमेंट हैं, पहला कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, दूसरा ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है, तीसरा EDI स्टैंडर्ड्स है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर डेटा को मूव करने में हेल्प करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट में, और एक्नॉलेजमेंट्स वगैरह के बारे में भी वो डिसाइड करता है कि भाई ट्रांसमिट हुआ कि नहीं हुआ, रिकनसाइल हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, वो लैंग्वेज चेंज करता है। अगर हिंदी चाइनीज़ से बात कर रहा है तो हिंदी को वो चेंज करेगा EDI फॉर्मेट में, इंग्लिश में चेंज करेगा जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, और इंग्लिश से चेंज करेगा आपके चाइनीज़ में, उसको स्टैंडर्डाइज करके चेंज करेगा। मतलब जनरली तो क्या होता है, ट्रांसलेटर डायरेक्टली चेंज करता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन होता है। तो ये सारा काम कौन करता है? ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर करता है। इसके बाद EDI स्टैंडर्ड्स होते हैं। EDI स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स होते हैं जिससे कि बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन का ट्रांसमिटल होगा, और EDI फॉर्मेट्स इन्हीं स्टैंडर्ड्स पर बने होते हैं। उसके बाद हमारी स्टडी कहती है 3 फंक्शंस होते हैं ट्रेडिशनल EDI प्रोसेसेस के। अगर मान लिया ट्रेडिंग पार्टनर है, कोई भी ट्रेडिंग पार्टनर, अगर मारुति है और उसके वेंडर्स हैं जो उसको सामान बेच रहे हैं, मिंडा है जैसे मिंडा कॉरपोरेशन उनको मारुति को सामान बेचती है, तो मिंडा का जो कंप्यूटर है और जो मारुति का जो कंप्यूटर है, मारुति में जो कंप्यूटर है या कंप्यूटर सिस्टम है ट्रेडिंग, तो उसको कहेंगे कि मारुति कंप्यूटर का कंप्यूटर सिस्टम और दूसरा मिंडा का कंप्यूटर सिस्टम। तो रेस्पेक्टिव ट्रेडिंग पार्टनर्स का जो कंप्यूटर सिस्टम्स है उनमें 3 फंक्शन होने चाहिए, यानी मारुति वाले में भी 3 फंक्शन होने चाहिए और मिंडा वाले में भी 3 फंक्शन होने चाहिए। तो वो फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले कम्युनिकेशन हैंडलर, दूसरा EDI इंटरफेस, और तीसरा एप्लीकेशन सिस्टम्स। तो कम्युनिकेशन हैंडलर क्या करता है? कम्युनिकेशन हैंडलर कम्युनिकेशन को हैंडल करता है, यानी कि वो ट्रांसमिट करेगा और रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को। मतलब ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में उसका काम होगा कि ट्रांसमिट करे और रिसीव करे। अब ट्रांसमिशन क्या हो सकता है? डायल अप लाइन हो सकती है, पब्लिक स्विच नेटवर्क्स होते हैं, मल्टीपल डेडिकेटेड लाइंस हो सकती हैं, लीज लाइंस हो सकती हैं, वैल्यू एडेड नेटवर्क्स हो सकते हैं। तो वैल्यू एडेड नेटवर्क सपोज हम ले लेते हैं, वो कंप्यूटराइज मैसेज स्विचिंग का यूज़ करते हैं और उनमें स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है। कहने का मतलब ये है, अगर सिंपल भाषा में कहा जाता है कि ईमेल बॉक्स होता है, एक ईमेल बॉक्स है और दूसरी तरफ ईमेल बॉक्स है, और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है। दोनों मेल बॉक्स में कम्युनिकेशन चल रहा है। जब यहाँ से कम्युनिकेशन जाता है तो वहाँ से एक कन्फर्मेशन आ जाता है कि भाई मैसेज पहुँच गया है, और दूसरा आदमी ओपन कर लेता है तो रीड रिसिप्ट पहुँच जाती है कि हमने रीड कर चुके हैं। तो इस टाइप की फैसिलिटी जो है EDI में होती है। EDI में एक स्टोरेज स्पेस होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स होता है, और सारे आउटबाउंड ट्रांजैक्शन जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो सॉर्ट किए जाते हैं, डेस्टिनेशन में भेजे जाते हैं, और डेस्टिनेशन भेज करने के बाद उसका लॉग्स क्रिएट किए जाते हैं, और ये कंफर्मेशन किया जाता है कि वो रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इसके अलावा जो वैन है वो ट्रांसलेशन वेरिफिकेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है। तो कम्युनिकेशन हैंडलर का कम्युनिकेशन को हैंडल करना, यानी कि कम्युनिकेशन आएगा कैसे, जाएगा कैसे, कहाँ रखा जाएगा, रीड रिसिप्ट होगी, एक्नॉलेजमेंट होगा, वो सारी चीज़ें कम्युनिकेशन हैंडलर करता है। उसके बाद होता है एप्लीकेशन सिस्टम, और कम्युनिकेशन हैंडलर और एप्लीकेशन के सिस्टम के बीच में EDI इंटरफेस होता है। तो एप्लीकेशन सिस्टम क्या करता है? प्रोसेस करता है उस डेटा को जो हमें भेजनी है। जैसे परचेज ऑर्डर को परचेजिंग सिस्टम से उठा लेगा, तो वो ये जो प्रोसेसिंग होती है एप्लीकेशन सिस्टम करता है, और एप्लीकेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन हैंडलर के बीच में EDI इंटरफेस होता है। EDI इंटरफेस डेटा को की राउटिंग करेगा, मैनिपुलेट करेगा डेटा को एप्लीकेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन हैंडलर के बीच में। EDI इंटरफेस फंक्शनल एक्नॉलेजमेंट जनरेट करता है, पार्टनर की आइडेंटिटी चेक करता है, ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी चेक करता है,
और ट्रांसमिशन के इंफॉर्मेशन की चेकिंग करता है। जो ईडीआई इंटरफेस होते हैं उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, ईडीआई ट्रांसलेटर होता है और दूसरा एप्लीकेशन इंटरफेस होता है। ईडीआई ट्रांसलेटर जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से डेटा ट्रेडिंग पार्टनर के प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। यानी कि आपने भेजा, ईडीआई ट्रांसलेटर ने आपने भेजा तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से वो ट्रेडिंग पार्टनर के प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है ईडीआई ट्रांसलेटर। दूसरा होता है एप्लीकेशन इंटरफेस। एप्लीकेशन इंटरफेस क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को मूव करता है एप्लीकेशन सिस्टम से और डेटा मैपिंग करता है। डेटा मैपिंग क्या हुई? डेटा की मैपिंग, यानी सेल्स ऑर्डर अगर आप भेज रहे हो, परचेज ऑर्डर आप भेज रहे हो तो वो दूसरे वहाँ जाकर सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ से परचेज ऑर्डर गया, वहाँ से सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। अगर मान लिया सपोज हम एसबीआई का एटीएम लेकर गए तो एचडीएफसी के अकाउंट से पैसे निकाले तो एचडीएफसी ने एसबीआई को डेबिट कर दिया और वहाँ पर एसबीआई ने एचडीएफसी को क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ से डेबिट हुआ, वहाँ से क्रेडिट हुआ, यहाँ से परचेज हुई, वहाँ से सेल्स हुई, यहाँ से डेटर बना, वहाँ से क्रेडिटर बना, यहाँ से क्रेडिटर बना, वहाँ से डेटर बना। ये कौन करेगा? ये मैपिंग कौन करेगा? और जहाँ डेट है सेम डेट रहनी चाहिए, जहाँ एड्रेसेस हैं वो चेंज हो जाने चाहिए। मेरे जो परचेज ऑर्डर में है मेरा एड्रेस रहेगा और जिससे मैं परचेज कर रहा हूँ उसका एड्रेस रहेगा, वो परचेज़र के रूप में क्वालिफाई होगा। लेकिन उसके सिस्टम में हम सेलर के रूप में क्वालिफाई होंगे। अगर हमारे पास सेल्स हो रही है, ये लिखा जाएगा उनके सेल्स इनवॉइस में, सेल्स हमारे पास हो रही है, हमारे इनवॉइस में लिखा जाएगा हम उससे परचेज़ कर रहे हैं। तो ये डेटा मैपिंग होती है, डेटा को मैप किया जाता है। तो ये डेटा मैपिंग कौन करता है? एप्लीकेशन इंटरफेस करता है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 फंक्शन होते हैं। पहला होता है कम्युनिकेशन हैंडलर, दूसरा होता है ईडीआई इंटरफेस। ईडीआई इंटरफेस में ईडीआई ट्रांसलेटर होता है जो ट्रांसलेट करता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट को प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में। एप्लीकेशन इंटरफेस जो होता है वो डेटा मैपिंग करता है। उसके बाद एप्लीकेशन सिस्टम होते हैं। उसके बाद हमारी स्टडी लेयर्स देती है। जैसे हमने ओएसआई मॉडल के 7 लेयर्स पढ़े थे, तो वैसे ही यहाँ पर ईडीआई ट्रांसमिशन के लेयर्स होते हैं। सबसे नीचे फिजिकल लेयर होगा, डायल अप लाइन और इंटरनेट के थ्रू जा रहा होगा तो वो फिजिकल लेयर हो जाएगी। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर होगी। ट्रांसपोर्ट लेयर में WWW आएगा, STTP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल होगी तो MIME यूज़ किया जा सकता है। पॉइंट टू पॉइंट में FTP या टेलनेट प्रोटोकॉल यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद स्टैंडर्ड लेयर होगी। ईडीआई स्टैंडर्ड लेयर में स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाएंगे। ANSI-X.12 बिजनेस फॉर्म स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद सिमेंटिक लेयर होगी जो एप्लीकेशन लेवल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ईडीआई स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ईडीआई के 2 स्टैंडर्ड्स हैं, 2 कंपीटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, म्यूचुअली इनकॉम्पेटेबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो कॉम्पेटेबल नहीं है आपस में। आज की डेट में 2 स्टैंडर्ड्स बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं। एक है ANSI-ASCX.12 अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एक्रेडिटेड स्टैंडर्ड कमिटी, और दूसरा है UN एडिफैक्ट यानी यूनाइटेड नेशंस का इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। ये 2 स्टैंडर्ड्स हैं। तो ANSI के द्वारा डेवलप किया गया है और USA और कुछ पैसिफिक रिम कंट्रीज़ में अडॉप्ट किया गया है। तो बेसिकली 250 ट्रांजैक्शंस के लिए स्टैंडर्ड अवेलेबल है। तो ये रिजिड है, थोड़ा सा इनफ्लेक्सिबल है एडिफैक्ट के मुकाबले में। एडिफैक्ट क्या है? यूरोप ने डेवलप किया है और यूनाइटेड नेशन ने उसे अडॉप्ट किया है। फ्लेक्सिबल है, X12 के मुकाबले में ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से नए वर्जन्स क्रिएट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के। डिफरेंट कंपनी के पास डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, और ये वहाँ उस एरिया में अडॉप्ट किए जाते हैं। X12 अडॉप्ट नहीं होता है जनरली। लेकिन ऐसा है कि ये जो भी स्टैंडर्ड्स हैं जनरली क्या है कि रिलेटिवली एक्सपेंसिव है और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में इनका यूज़ होता है, और छोटी ऑर्गेनाइजेशन की नीड को या स्मॉल और मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन की नीड को ये जनरली मीट आउट नहीं करते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इन दोनों को, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं X12 स्टैंडर्ड है या एडिफैक्ट है, उसको XML से रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज से।
XML जो है किसी भी ब्राउज़र में रन कर सकता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसमें रन कर सकता है। ये EDI का कॉस्ट रिड्यूस करेगा ये माना जाता है, और स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस वहाँ काम आएगा। ये कहने का मतलब ये है कि X12 और एडिफैक्ट जो है वो कॉस्टली हैं और छोटे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ आउट नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए XML यूज़ करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो XML में पर्टिकुलरली XML फ्लेक्सिबल है, सिंपल फॉर्मेट होते हैं, ह्यूमन और एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल हैं। उसके अलावा वर्कफ्लो इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं, और ये एक मिक्सचर है एडिफैक्ट और X12 का, हम ये कह सकते हैं फ्यूजन है, दोनों को मिला के बनाया गया है। जो बेटर चीज़ें हैं उनको मिलाकर बनाया गया, मल्टीलिंगुअल यूसेज है, और छोटे ऑर्गेनाइजेशन और बड़े ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए ये काफ़ी हैं। इसके अलावा वेब बेस्ड EDI पॉपुलर होती जा रही है, और वेब बेस्ड EDI इसलिए पॉपुलर हो रही है क्योंकि कॉस्ट में रिडक्शन आती चली जा रही है, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन भी अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं, और ट्रेड पार्टनर्स VPN में यूज़ कर सकते हैं, इसे इंटरनेट में यूज़ कर सकते हैं, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन लाइंस की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें नए पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं वेब बेस्ड साइट्स में। वेब बेस्ड साइट्स में क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज जो नॉर्मल EDI है उसमें क्या है, मारुति है, उसके पर्टिकुलर वेंडर हैं, वेंडर को एक पर्टिकुलर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वेब बेस्ड EDI में ऐसा नहीं है। वेब बेस्ड EDI में अगर आप पैच इन करना चाहते हैं आपके तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल EDI फॉर्मेट से बहुत चेंज आया है, बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, और न्यू सिक्योरिटी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। मतलब देखिए ऐसा है कि 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन, ये 3 चीज़ चाहिए होता है। उसके अलावा नॉन रेपुटेशन चाहिए होता है। मालूम पड़ा अगर आपने बिज़नेस कर रहे हो तो नॉन रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दूसरा आदमी ये ना कह सके कि भाई मैंने ये कमिट किया था। अगर मान लिया सपोज मैं उसे ऑर्डर दूं, अगर मान लिया एक कंपनी दूसरी कंपनी को ऑर्डर देती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, नॉन रेपुटेशन न वो रेपुटेट ना कर पाए, वो ये ना कह पाए कि ऑर्डर नहीं दिया गया था, ऑथेंटिकेशन हो सके दूसरी पार्टी का, तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी मेंटेन है। तो ये सारी फीचर्स अब अवेलेबल होने लग गए हैं। तो बेसिकली नॉन रेपुटेशन के लिए आप डिजिटल सिग्नेचर्स यूज़ कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए इंक्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद इंटेग्रिटी के लिए भी आप इंक्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं। डुप्लीकेशन ना हो इसके लिए आप एक सीक्वेंस नंबर, हर ट्रांजैक्शन का सीक्वेंस नंबर हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा ये है कि ट्रांजैक्शन गलती से ऑथराइज ना हो, सही ऑथराइजेशन हो, तो इसका कंट्रोल रखना पड़ेगा इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रांजैक्शंस का। तो अब ऑडिटर का रोल देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर है, हम उसका रोल क्या है, इनबाउंड ट्रांजैक्शन में क्या रोल है, आउटबाउंड ट्रांजैक्शन में क्या रोल है। इनबाउंड ट्रांजैक्शंस जो हैं इनबाउंड होते हैं, मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक आ रहा है, अगर मान लिया एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें क्या है कि एक मैसेज जा रहा है, एक मैसेज आ रहा है, तो जो आते जाते मैसेज को आउटबाउंड EDI ट्रांजैक्शन है, इनबाउंड EDI ट्रांजैक्शन है, दोनों सही तरीके से होनी चाहिए। तो जो इनबाउंड EDI ट्रांजैक्शन है उसमें ये देखना होता है कि भाई जो ट्रांजैक्शन है वो सही तरीके से रिसीव हुए हैं कि नहीं वो रिसीव हुए हैं, सही तरीके से ट्रांसलेट हुए हैं कि नहीं हुए, सही एप्लीकेशन को पास ऑन हुए कहीं हैं कि नहीं है, केवल एक बार ही प्रोसेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। मालूम पड़ा एक ट्रांजैक्शन हुआ है, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ और वो 2 बार प्रोसेस हो गया, तो केवल एक बार प्रोसेस होना चाहिए वो ट्रांजैक्शन। तो इनबाउंड EDI ट्रांजैक्शन में ये हमें देखना पड़ेगा। आउटबाउंड EDI ट्रांजैक्शन जो है ऑथराइज होनी चाहिए और ऑथेंटिकेटेड ट्रेड पार्टनर्स को भेजे जाने चाहिए। यानी कि इनबाउंड ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, आउटबाउंड ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। इनबाउंड ट्रांजैक्शन जो है वो रिसीव हुए हमें और हमने ट्रांसलेट किए कि भाई इस आदमी से रिसीव हुए, उसके बाद करेक्ट एप्लीकेशन में हमने उसे पास किया और एक बार प्रोसेस करना है, एक ट्रांजैक्शन को एक बार प्रोसेस करना है। आउटबाउंड EDI ट्रांजैक्शन में जैसे हमने बोला केवल ऑथेंटिकेटेड ट्रेड पार्टनर्स को जाना चाहिए और ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस बाहर जानी चाहिए।
तो इसको कंफर्मेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात ये हम फंक्शनल एक्नॉलेजमेंट देखेंगे। हम ये वेरीफाई करेंगे सॉफ्टवेयर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है इनकमिंग फंक्शनल एक्नॉलेजमेंट को आउटबाउंड ट्रांसमिशन से। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज कोई व्यक्ति ने हमें कोई मालूम पड़ा किसी चीज़ का परचेज़ का ऑर्डर दिया, तो हमारा हम जो उसे कंफर्मेशन देंगे कि भाई जो हम सेल्स कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग सेल्स कर रहे हैं, वो उसी के पास जा रही है कि नहीं जा रही है, ये फंक्शनल एक्नॉलेजमेंट होता है। यानी कि उसने हमसे परचेज़ का ऑर्डर दिया, हमें उसे सेल करनी है, तो उसका जो इनबाउंड मैसेज है, जो इनबाउंड इंस्ट्रक्शन है, वो आउटबाउंड कन्फर्मेशन के साथ मैच करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शनल एक्नॉलेजमेंट ऑडिटर वेरीफाई करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि वो देखेगा सीक्वेंसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, यूनिक सीक्वेंसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और हर ट्रांजैक्शन के लिए यूनिक नंबर है कि नहीं है, हर ट्रेडिंग पार्टनर आइडेंटिफाई हो जाता है कि नहीं हो जाता है सीक्वेंसिंग नंबर से, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं सीक्वेंसिंग नंबर से। यानी आइडियली अगर एक पर्टिकुलर पार्टनर है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रीफिक्स सफिक्स होना चाहिए, जिससे ये पता चल जाए कि ये इस पार्टनर को गया मैसेज, और दूसरी ये पता चल जाए कि हर ट्रांजैक्शन का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर हो, और फिर उसके बाद ये पता चल जाए कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है ये, कैपेक्स का अलग हो सकता है, ओपेक्स का अलग हो सकता है, ऐसे तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसका वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीजर्स होने चाहिए, और अगर आउट ऑफ सीक्वेंस है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि आउट ऑफ सीक्वेंस ट्रांजैक्शन है। उसके बाद ऑडिटर को क्या वेरीफाई करना पड़ेगा, दूसरा चीज़ उसे ये वेरीफाई करना पड़ेगा, उसे ट्रेडिंग पार्टनर की फ़ाइल मंगा लेनी पड़ेगी, और फिर ये देखना पड़ेगा कि जो ऑथराइजेशन चेक्स लगाए गए हैं वो सही लगाए गए हैं कि नहीं लगाए हैं उस ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए। तो ट्रेडिंग पार्टनर का ट्रेडिंग पार्टनर नंबर होगा, ऑथराइजेशन कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन टाइम ऑथराइज्ड होती होंगी। सपोज एक पर्टिकुलर वेंडर है, आप उससे एक ही चीज़ खरीदते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ खरीदते हैं, दूसरी चीज़ खरीदते नहीं हैं, तो वही पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के लिए मानो बड़ा एक पर्टिकुलर कंपनी है, वहाँ से आप कैपिटल आइटम्स ही खरीदते हैं, तो उसको कैपिटल आइटम्स के लिए ही अथॉरिटी होगी, तो पर्टिकुलर कैपिटल आइटम से रिलेटेड बिल्स ही रेज किया जा सकेगा उस पार्टनर पर। तो ऐसे केस में ये देखना पड़ेगा कि भाई कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं। उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा एज एन ऑडिटर, क्या ये EDI फॉर्मेटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, डेटा जो सॉफ्टवेयर डेटा एक्सट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है एप्लीकेशन या फाइल फॉर्मेट से, उसके बाद EDI फॉर्मेटिंग करता है कि नहीं करता है। उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा जो EDI फॉर्मेट है या EDI सॉफ्टवेयर है, उसमें मेंटेनेंस एग्रीमेंट है कि नहीं है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और नए वर्जन रिलीज़ होते हैं या अपडेट्स रिलीज़ होते हैं तो वो अपडेट होते हैं कि नहीं होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, EMC का कॉपी है कि नहीं है, उनकी उन एग्रीमेंट्स की कॉपी है कि नहीं है। उसके बाद आपको एज एन ऑडिटर ये भी देखना पड़ेगा कि फील्ड्स चेक होते हैं कि नहीं होते हैं रीजनेबलनेस के लिए, रीजनेबल हैं कि नहीं है, डेटा एक्यूरेट है कि नहीं है, मतलब एप्लीकेशन से अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन में जाने से पहले डेटा एक्यूरेट है कि नहीं। उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इनबाउंड ट्रांजैक्शन लॉग्ड हैं कि नहीं है, सारे जो इनबाउंड ट्रांजैक्शन है वो लॉग में उनका एक लॉग होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो इनबाउंड ट्रांजैक्शन है वो आउटबाउंड उसके करस्पॉन्डिंग आउटबाउंड ट्रांजैक्शन के बराबर होनी चाहिए। यानी कि इनबाउंड ट्रांजैक्शन अगर आपने आया और उसे प्रोसेस किया तो उसके करस्पॉन्डिंग एक आउटबाउंड ट्रांजैक्शन बनना चाहिए। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको अकाउंट फॉर करना चाहिए और उसको रिकंसाइल करना चाहिए। मैसेज सीरियल नंबर की कंटिन्यूटी देख लेनी चाहिए। उसके अलावा फाइनली आप ये देखोगे कि फंक्शनल एक्नॉलेजमेंट सही तरीके से भेजे गए हैं कि नहीं भेजे गए हैं, और जितने फंक्शनल भेजे गए उनका लॉग है कि नहीं है, और वो EDI मैसेज जो भेजे गए हैं उन दोनों के साथ मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बेसिकली ऑडिटर का ये रोल है। तो एक बार और देख लेते हैं EDI मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज डेटा का इंटरचेंज हो रहा है, यानी दो सिस्टम होने बहुत ज़रूरी हैं, उन दोनों सिस्टम में इफेक्ट आएगा। दूसरी बात EDI क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन का इंटरचेंज करता है। आपको क्या करना पड़ता है, इनवॉइस
परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर ये रेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कर लेता है। एक बार आप बटन दबा देते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाता है। इंस्टेंटली आपके बिजनेस पार्टनर को पता चल जाता है कि भाई ऐसा है, परचेज ऑर्डर रेज हुआ, सेल्स ऑर्डर रेज हुआ। अगर पैसा जाना है, पेमेंट होनी है, तो मंथ एंड में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि आपके पास पैसा आया और इस इनवॉइस के अगेंस्ट पैसा आ गया है। या आपने पैसा भेजा तो आप भेजते हो पैसा और बता देते हो इस इनवॉइस के साथ भेज देते हो। तो कलेक्शन की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, रिकन्सिलेशन की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। चेक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, चेक कब पहुंचेगा, चेक कुरियर हुआ कि नहीं हुआ, कुरियर नंबर क्या था कि नहीं क्या था, बंदे को चेक भेजूं कलेक्शन के लिए, या ये सारे जितनी भी चीज़ें थी, ये जितने भी हैसल्स हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि इन सारी चीज़ों में ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत थी, आदमी की ज़रूरत थी। और ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाती है, एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाती है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो ईडीआई सिस्टम में 3 एलिमेंट्स होते हैं और 3 फंक्शंस हो सकते हैं। एलिमेंट क्या है? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, ईडीआई स्टैंडर्ड। और जो हमारे 3 फंक्शंस थे वो कम्युनिकेशन हैंडलर, ईडीआई इंटरफेस और एप्लीकेशन सिस्टम थे। उसके बाद हमने लेयर्स पढ़ी, ईडीआई स्टैंडर्ड्स पढ़े। हमने जाना कि 2 टाइप के ईडीआई स्टैंडर्ड्स थे, ENSI ASCX.12 था, दूसरा जो अमेरिका यूज़ करता है और दूसरा यूरोप यूज़ करता है, UN EDIFACT। और हमने बोला कि ये बहुत रिजिड स्टैंडर्ड्स हैं, बड़ी कंपनी के लिए स्टैंडर्ड्स हैं। नया स्टैंडर्ड XML आया है और वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी यूज़ होता है और छोटी कंपनी भी उसे यूज़ कर सकती है, फ्लेक्सिबल भी बहुत है। इसके बाद हमने बताया कि वेब बेस्ड FDI EDI पॉपुलर होती चली जा रही हैं। फिर हमने रिस्क और कंट्रोल की बात की कि डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं, जो नॉन रेपुटेशन रिस्क है उसको ख़त्म करता है। इसी तरह इनक्रिप्शन कॉन्फिडेंशियलिटी के लॉस को ख़त्म करता है। इसके बाद ऑडिटर का रोल हमने बताया है EDI में। ऑडिटर इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रांजैक्शन दोनों को देखेगा। इनबाउंड ट्रांजैक्शन है तो देखेगा कि भाई सही तरीके से रिसीव हुआ, ट्रांसलेट हुआ, सही सिस्टम के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सही तरीके से प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आउटबाउंड EDI है तो वो ये देखेंगे कि ऑथेंटिकेटेड ट्रेड पार्टनर के को रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा ऐसे में कि फंक्शनल एक्नॉलेजमेंट में कंट्रोल है कि नहीं है। उसके बाद उसे देखना पड़ेगा इनबाउंड ट्रांजैक्शंस लॉग होते हैं कि नहीं होते हैं, यूनिक सीरियल नंबर दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है हर ट्रांजैक्शन के लिए, मैसेज सीरियल नंबर की कंटिन्यूटी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखकर वो ऑडिट करेगा। थैंक्स।